जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूं हिंदी का मॉडल पेपर जो कि पेपर हो चुका है फ्रेंड, उसका जो है मैं आंसर की देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। मैं आपको पूरे 70 में से 70 नंबर का पूरा आंसर की देने वाला हूं। आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो मैं आपको 70 में से 70 नंबर पूरे दिलवा दूंगा, यानी कि आंसर की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था वो सभी प्रश्न आए हुए हैं और मैं पूरा आंसर की मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जितने स्टूडेंट जो पेपर दे करके आया था यूपी बोर्ड का, तो वो अपना आंसर की मिला सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है कि जितने भी प्रश्न आपने क्वेश्चन किया होगा वो सभी क्वेश्चन मैंने पहले ही ऑलरेडी करवा दिया था। मैं आज आपको आंसर की दे रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ और ये प्रश्न जो है ना अगले न्यू स्टूडेंट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखते रहना। ओके फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लिया है मैंने पार्ट टू में है क्लास 10 का हिंदी का मॉडल पेपर 2023 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। न्यू स्टूडेंट है, जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते जाना है। तो देखिए इसी प्रकार से प्रश्न है, तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसका सारा कुछ मैं देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, लास्ट तक देखते जाना है। इसके बाद देखिए मैंने पूरा आंसर की बना लिया है और आपको आंसर सहित प्रश्न उत्तर सहित पूरा क्वेश्चन देने वाला हूं। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखते जाना है। इसके बाद देखिए सबसे पहले तो मैं आपको करवाने वाला हूं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा है, 20 प्रश्न जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर जो है ना कंप्लीट करना था। 2023 का है और 70 नंबर पूरे आते हैं। तो आपको किस प्रकार से करोगे जो कि 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो, यानी 70 में से 70 नंबर पूरे आ जाएगा। तो देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है। सबसे पहला मैंने पॉइंट पढ़ लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक मैं पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना है। देखिए फ्रेंड, यानी कि पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कि में कह रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो देखिए शुक्ल युग के जो है नाटककार, इसमें डॉक्टर यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एकांकी, दीपदान एकांकी के लेखक है ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसमें ये नहीं होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन। एक चीज और बता देता हूं, मैं कम्युनिटी पोस्ट में यानी कम्युनिटी टैब में हमेशा ऐसे क्वेश्चन देता रहा है और देता रहूंगा। आपको क्या करना है, चैनल पर नया हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, क्योंकि जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है, कम्युनिटी टैब में जाकर के सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है ना मैं हर बार कम्युनिटी पोस्ट में करता रहता हूं। आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखते जाना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार है। साहित्यकार कौन सा है निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राहुल सांकृत्यायन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, रीतिकाल में वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हुए थे। तो वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण जी थे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, चंद्र यानी रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो केशव दास जी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सब कुछ समझ में अगर आ रहा होगा, तो अगर आ रहा है समझ में तो जल्दी जल्दी अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की प्रिय प्रवास इसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवाद युग के कवि नहीं है। देखिए कवि नहीं है, तो कवि नहीं कौन सा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद देखिए
प्रश्न नंबर 11, हास्य रस की अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य रस की अस्थाई भाव हास होता है। एक चीज और बता देता हूं, मैंने सभी अलंकार करवा रखा है। हिंदी का पेपर अगर आपने देख लिया होगा, आपने दे करके आए हो पेपर, तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लेना हिंदी का, गारंटी है मैंने सारे क्वेश्चन करवा रखा है। आपको बस देखने की जरूरत है। नए स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं, आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हमारा 12वां प्रश्न, यानी कि मौनी मानो जनु जानो आदि वचन शब्द किस अलंकार के प्राय प्रयुक्त होते हैं? यानी कि मनु मानो जनु जानो किस अलंकार में आता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, लिखित लोहित लेख डूब गया दिन मणि आह बोयम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा उदाहरण है, तो ये कौन सी का उदाहरण है, कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो देख सकते हो आप, ये सोठा का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए उप से उपदेश बना है, उपमान बना है और उपवन बना हुआ है। ये ऊपर नहीं बना हुआ है, उप से ऊपर नहीं बना हुआ है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो देखिए दैनिक इक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, त्रिवेणी में कौन सा समास होता है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का कौन सा ऐसा है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है? एक चीज अब मैं आपको नोट कॉपी में नोट कर लेना। देखिए नहीं प्रश्न जो आ रहा है ना, आपको पता होना चाहिए गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद जो नहीं होता वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो देखिए गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है कालिंदी नहीं होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से घुमा देते हैं हमें प्रश्न पूछते समय, तो बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न जो ना हर बार पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 18, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए इति प्लस आदि इत्यादि, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 19वां, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में फले हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, हस्तु धातु रूप वचन एवं पुरुष कौन सा है? तो देखिए आप इसमें लिख सकते हो कौन सा राइट ऑप्शन है। देखिए हस्तु तो हमारा एक वचन, प्रथम पुरुष ये है, हमारा सी ऑप्शन राइट है। चलिए 20 के 20 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से सभी का आंसर की स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, आपके एग्जाम में खंड ब में क्या पूछा जाएगा, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का गद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। देखिए 20 नंबर का प्रश्न मैंने बता दिया है, 6 ये जोड़ लीजिए, तो 20 और 6 कितने हो जाएगा, 26। तो आप ऐड करते जाना कितने नंबर का प्रश्न मैं बता रहा हूँ। पूरे 70 में से 70 नंबर का बताऊंगा। आपको क्या करना, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। देखिए ये प्रश्न पिछली बार भी आया था और अब की बार भी आया है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा करती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इस प्रकार से जितना अंडरलाइन किया गया है उतना ही आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, तो पहला उत्तर देखिए, पहला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उपर्युक्त गद्यांश की संदर्भ लिखिए। तो 2 नंबर इसका पा जाओगे। तो अच्छे तरीके से मैं सबका आंसर भी बताने वाला हूं। दूसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर इसका पा जाओगे। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की और क्यों की? तो इसका 2 नंबर पा जाओगे। यानी कि 6 नंबर का आपका गद्यांश का व्याख्या पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और चलिए मैं इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। नए स्टूडेंट जो भी है वो सभी स्टूडेंट बस आपको क्या करना, नोट कॉपी में नोट करके इसको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं और पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर बता देता हूं।
देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है पार्ट 2 कक्षा 10th हिंदी का मॉडल पेपर 2023 का। देखिए प्रश्न नंबर 1, किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख लिया है। आपको क्या करना है, प्रश्न को नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उत्तर लिखना है। मैंने यहाँ पर प्रश्न भी लिख दिया है। जैसे देखिए, विश्वास पात्र मिले मित्र, विश्वास पात्र मित्र से बढ़े, रक्षा करती है डैश डैश डैश, सहायता देंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी उतार लिया। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं उतारना है, बस आपको याद करना है। और आप याद करने के लिए कर रहे हो तो आप क्वेश्चन भी पक्का उतार लेना। देखिए, और इसके बाद आपको लिखना क्या है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखा है हमने, संदर्भ लिख करके प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो 2 नंबर अच्छे तरीके से ये संदर्भ लिख देते हो तो पा जाओगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें, प्रश्न नंबर 2 यानी इसका दूसरा प्रश्न है, यानी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में व्याख्या किस प्रकार से लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर के बुरे संस्कार व रोगों को मुक्त करके या दिला देता है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे दोस्त अवगुणों व बुराइयों से बचाए और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है ये भी मैं इसी में बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की थी। तो उत्तर में लिख रहा है विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि अर्थात दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों से मुक्ति दिलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, दूसरा है अथवा में, यानी कि दोनों में से कोई एक करना था, लेकिन हमने क्या करा, दोनों कर लिया है। लेकिन मैं दोनों इसलिए कर लिया है क्योंकि आपको जो है ना न्यू स्टूडेंट हो तो आपको लिए दोनों बेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों का आंसर सहित अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर देखिए दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है और वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। यहाँ तक आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो किस प्रकार से करोगे, इसमें भी उसी प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए संदर्भ, यानी कि पहला नंबर पर संदर्भ, दूसरे नंबर पर रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरे नंबर पर इसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं अच्छे तरीके से ये भी 6 नंबर का अच्छे तरीके से व्याख्या बता देता हूँ, आपको अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख रखा है अथवा। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है डैश 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 प्रेरित रहा, इस प्रकार से मैंने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में क्या लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि विश्वास ही प्रसिद्ध जाति मिट गई, लेकिन हम अपने भारतीय के प्रतिकूल परिस्थितियों में से भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने आध्यात्मिक एवं बौद्धिक गौरव और सुरक्षित बनाए रखा, और हम भारतीय की सामूहिक जागरूकता की नैतिक आधार पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी अधिक विस्तृत है। लेखक कहते हैं कि सामूहिक चेतना के विषय में दूसरी बात को विचार करने योग्य है, वह यह है कि यही संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे भारत देश में प्राण है। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न पूछा गया है इसमें, यानी कि जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों हो उठा। इस प्रकार से आपको लिखना है उत्तर में, भारतीय जनसाधारण गांधी जी की हत्यार एवं सत्य अहिंसा, उनकी सेवा और त्यागमयी भावना के कारण आंदोलित हो उठा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से सब कुछ दिखा देता हूँ। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
किसी एक पद्यांश पर आधारित सही उत्तर दीजिए। ये भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का है, तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है, उधो मन भय उधो न भय 10-20 एक हतो सो गए श्याम संग को अवधोरे इस प्रकार से ये प्रश्न लिखा हुआ है। इसको क्या करना है? हमें व्याख्या करनी है। किस प्रकार से करोगे? इसका क्वेश्चन में और क्या पूछा जा रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूं। पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है पद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी जो है मतलब कि इंद्र शिथिल भई केशव बिनु जो देही बिनु शीश, इस प्रकार से ये कौन सा अलंकार का नाम है, किस प्रकार का अलंकार का नाम है, इस प्रकार से आपको लिखना है। 2-2 नंबर अच्छे तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, इसका उत्तर मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि तभी समझ में आएगा। आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हो, लेकिन आपको जो है ना पता नहीं कि ऐसा क्यों करते हो। आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी जा करके आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको नोट कॉपी में नोट भी करते रहना है और साथ ही साथ वीडियो को पूरा वॉच करना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। 6 नंबर का प्रश्न है, अच्छे तरीके से देखना तभी समझ में आएगा। उदो मन न भयो 10-20 डैश 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 और नहीं जगदीश, इस प्रकार से आपको प्रश्न को लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न में पूछा गया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है आपको, तो सबसे पहले उत्तर में लिखना है संदर्भ। देखिए इसमें पद्यांश में एक और पॉइंट होता है जिसका नाम प्रसंग होता है, लेकिन हमें प्रसंग नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रसंग पूछा ही नहीं है। जब तक प्रसंग पूछेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं। हमसे जो पूछा जा रहा है बस उसका आंसर देना है, तभी तो जाकर के हमारा 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। हम खामे खा के प्रसंग लिखेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमसे जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर केवल और केवल उसी का आंसर देना है। सबसे पहले देखिए संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिनके कवि सूरदास जी है। के बाद नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए व्याख्या भी इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैंने किया है। हेडिंग डालना है व्याख्या। गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन में तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्राह्य की आराधना करें, यानी कि आराधना करें। अर्थात जब मन में नहीं है तो किस प्रकार का हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल है, यानी कि कमजोर हो गया है या कमजोर हो गई है, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई है। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा चीज क्या पूछा जा रहा है? इंद्रिया शिथिल भई केशव बिनु जो देही बिनु शीश, इस प्रकार से ये कौन सा अलंकार में पूछा गया है? तो हमारा उत्तर किस प्रकार से लिखना है? अनुप्रास अलंकार में यह पूछा गया है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका अथवा वाले प्रश्न का उत्तर सही मैं आपको बता देता हूं। आप अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। फ्रेंड, इसके बाद हमें अथवा में प्रश्न पूछा गया है, तो हमने क्या करा है अथवा वाले भी प्रश्न को सॉल्व कर दिया है, ताकि आप नए स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को भी ले लिया है। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विषुवत रेखा की बासी जीत है नित हाफ कर, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है। आपको मैं इस प्रकार से संदर्भ, व्याख्या और इसकी सारे कुछ बता रहा हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को अच्छे तरीके से, यानी पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना होगा और अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि 100% अगली बार के नेक्स्ट पेपर में यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि एक बार जो है ना ऐसा होता है, जो प्रश्न आपकी बार दे दिया पेपर में, वो प्रश्न जो है ना अगली बार के पेपर में भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को प्रैक्टिस करके तब जानी है। देखिए फ्रेंड, अथवा वाले प्रश्न का उत्तर मैंने लिख लिया है। आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। विषुवत रेखा की बासी जो डैश 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 कर देता है प्राण निछावर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संदर्भ आपको सबसे पहले लिखना है। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ना बस उतना ही आंसर देना है, क्योंकि ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा नंबर कमाते हैं। तो आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उतना ही आंसर देना है, पूरे 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिनके कवि या जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी है या राम नरेश त्रिपाठी जी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट पूछा गया है, विषुवत रेखा की वासी कैसे जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो देखिए, विषुवत रेखा की वासी कवि ने यानी कि भूमध्य रेखा भूभाग पर रह रहकर लोगों के बारे में बताया कि जहां असहनीय गर्मी पड़ती है और वहां के लोग गर्मी के कारण हाफ हाफ कर जीवन बिताते हैं, किंतु इतने कष्टों के होने पर भी अपनी मातृभूमि की अत्यधिक लगाव रखते हैं। जितना ज़्यादा कष्ट करते हैं फिर भी अपनी मातृभूमि से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। वहाँ की वासी, विषुवत रेखा की वासी जो है, वहाँ से अपने धरती से, मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि तीसरा है, रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम के तम में कौन सा अलंकार है? तो हिम के तम में अनुप्रास अलंकार होता है। आपको अच्छे तरीके से सभी प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब जो है इसके बाद पार्ट 3 में कल की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए मैंने यहीं तक आपको बता दिया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना। देन चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।